शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है। कांग्रेस सरकार का रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तेलंगाना के। बड़ा उलटफेर जो तेलंगाना में हुआ, चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, केसीआर 2 टर्म मुख्यमंत्री रहने के बाद बाहर हुए और इस वक्त मंच सजा हुआ है रेवंत रेड्डी के लिए। गांधी परिवार से राहुल गांधी वहां पहुंच चुके हैं, प्रियंका गांधी वहां पर पहुंच चुकी हैं और एक शक्ति प्रदर्शन की भी तैयारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से वहां पर है। और यह भी संदेश देने की कोशिश कि केवल 3 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य, उससे कुछ सिद्ध नहीं हो जाता 24 के लिए। और ये खबर है कि तमाम जो विपक्ष के राज्य हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको यहां न्योता दिया गया है। सवाल यह है कि आएगा कौन कौन, इस पर एक नजर अभी हम लोग थोड़ी देर में डालेंगे, वहां से जब तस्वीरें और आना शुरू होंगी। लेकिन एक बड़ा भव्य कार्यक्रम रखने की कोशिश की गई है। बताया गया 1 लाख से ज्यादा लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं और जितने बड़े सितारे इस आज के दिन के रेवंत रेड्डी हैं, उतना ही गांधी परिवार की भूमिका को भी पेश करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से सोनिया गांधी का रिकॉर्डेड मैसेज प्ले किया गया, कहा गया सोनिया गांधी थी उस वक्त जिन्होंने अलग तेलंगाना राज्य बनाया और उनकी ख्वाहिश थी कि यहाँ कभी कांग्रेस पार्टी की सरकार आए और वो ख्वाहिश तेलंगाना की जनता ने पूरी की। इसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का वहां पर जो प्रचार रहा, इस सब को भी लगातार कांग्रेस पार्टी प्रोजेक्ट कर रही है और ये बताने की कोशिश भी है कि दक्षिण भारत में भाजपा के द्वार बंद कर दिए गए हैं। अब दक्षिण भारत में 2 राज्य कांग्रेस पार्टी के पास हैं, कर्नाटक और तेलंगाना। तो जो राष्ट्रीय राजनीति को लेकर प्रोजेक्शन है, वो भी आपको इस शपथ ग्रहण समारोह के बहाने से देखने को मिलेगा। रेवंत रेड्डी थोड़ी देर में शपथ ग्रहण करेंगे और रेवंत रेड्डी का बैकग्राउंड अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। ये दरअसल आरएसएस बीजेपी स्टेबल के नेता हैं, वहीं से इन्होंने राजनीति सीखी, वहीं से आगे बढ़े, लेकिन उसके बाद ये टीडीपी में भी रहे और उसके बाद अब ये कांग्रेस पार्टी में आए, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी का एक बयान इन दिनों बड़ी सुर्खियों में भी है, बड़ी आलोचना भी उनकी हो रही है कि ये जो एंटी नॉर्थ माइंडसेट कुछ नेता लगातार प्रदर्शित कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी का बयान भी उसी तर्ज पर था जब उन्होंने कहा कि केसीआर तो मूलतः बिहार के हैं, बिहारी हैं, वो भी कुर्मी बिहारी हैं और तेलंगाना का डीएनए श्रेष्ठ है बिहार के डीएनए से। तमाम बातें जो उन्होंने कही थी ये अब एक एक करके गिनाई जाने लगी हैं, बताई जाने लगी हैं। लेकिन आप देखिए कौन कौन नेता वहां पहुंच रहे हैं, इसकी लिस्ट भी आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रही है। तो हैदराबाद से लाइव तस्वीरें भी आप लगातार देखते रहेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, राहुल महाजन जी, समीर चौगांवकर साहब, स्वागत है आप सभी का। देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर, वो भी हमारे साथ हैं। देवेंद्र, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आज के आयोजन को बड़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है, मतलब एक बड़ा कार्यक्रम करने की कोशिश है। जैसा मैंने कहा भाई 4 राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव हुए, एक बड़ा राज्य कांग्रेस पार्टी के हाथ लगा है, तो वो ये तो बताना चाहेगी कि भाई हम सिफर नहीं रहे। बिल्कुल सर, और सांत्वना पुरस्कार के तौर पे जो चीज़ मिली उसे ज़्यादा से ज़्यादा जीत के जश्न के तौर पे पेश किया जाना, ये कांग्रेस पार्टी की रणनीति दिख भी रही है। लेकिन बड़ा मसला वो है सौरभ की जो नैरेटिव आपने कहा कि जैसे एक मंच पे एक साथ खड़े होकर कोई पिक्चर आप दे दें, समस्या का समाधान वहाँ नहीं होता, समस्या का वहाँ शुरू हो जाती है और बड़ी हो जाती है जब रेवंत रेड्डी ये कहते हैं कि इनका डीएनए बिहारी कुर्मी। अब आप अंदाज़ा लगाएं क्या ऐसे में कांग्रेस पार्टी ये उम्मीद करेगी कि नीतीश कुमार जो कि खुद बिहारी कुर्मी हैं वो इस मंच पर उनके साथ रहें, और इस तरह की बयानबाजियों से दूसरे दल पे कितना बुरा असर होता है। कांग्रेस पार्टी शायद अभी तक इसका ठीक तरीके से ना अपने लिए आकलन कर पा रही है, ना अपने सहयोगी दलों को समझा पा रही है, और वो एक मुसीबत ज़रूर है। रेवंत रेड्डी की बात करें सौरभ, तो जिस प्रकार के कार्यक्रम उन्होंने राहुल गांधी के लिए किए, एक बार सोनिया गांधी भी गई थी, वहाँ भी उन्होंने बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा की। तो रेवंत रेड्डी का कांग्रेस में आने के बाद से लगातार उनकी स्ट्रेटजी रही थी कि जब जब राहुल गांधी का कोई कार्यक्रम तेलंगाना में होता था उसमें वो अपने सारे रिसोर्सेज लगाते थे। इसके अलावा पार्टी का कोई भी नेता वहाँ पे जाए या कुछ डिमांड करे वो उस बात को नहीं सुनते थे। इस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी का पूरा भरोसा जीत लिया था और उस चुनाव में जीत के बाद समझा जा सकता है कि उस भरोसे को किस प्रकार का पुरस्कार दिया गया है। थोड़ा रेवंत रेड्डी के बारे में बताना चाहिए दर्शकों को कि आखिर कहां से उपजे हुए नेता हैं, कहां इनकी पॉलिटिक्स जो है उसने अपनी जड़ें जमाई हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं एक मजाक में कुछ लोग कह रहे थे, चर्चा सुन रहा था कि चलिए एक और संघी मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है देश को। देखिए, राहुल गांधी अक्सर कहा करते हैं कि ये सरकार जो चल रही है ना, इसने हर जगह कोई न कोई संगी बैठा रखा है। तो राहुल गांधी ये तंज में कहते हैं,
तो अब पता नहीं वो तंज कितना व्यवहारिक है कितना, क्योंकि मैं तो ये मानता हूं कि सरकार में कोई संघी नहीं होता है। अब नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ढेर सारे लोग हैं जो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, वैचारिक आधार है। लेकिन कोई कहे कि सरकार में कोई IAS, कोई PCS, कोई ब्यूरोक्रेसी वो संघी हो जाएगी, उसका विचारधारा कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अब तेलंगाना का मुख्यमंत्री तो मूलतः संघी बैठने जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि से इन्होंने राजनीति शुरू की, छात्र संगठन की, और उसके बाद ये जो इनकी राजनीति रही वो पूरी तरह से अलग हुई है, और बाद में वो TDP के साथ भी जुड़े रहे, और अंत में वो कांग्रेस में आए हैं। तो अब कांग्रेस में आते हुए वो किस तरह से बदले हैं वो बिहारी DNA वाले बयान से समझा जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि तो संभव ही नहीं, क्योंकि वो तो उत्तर दक्षिण भारत, पश्चिम पूरब भारत, इसको एक साथ करने के लिए हर बार प्रयास करते रहते हैं। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी कौन सा वाला ठीक कर पाएंगे, मूल संघी होना उसको ठीक कर पाएंगे, या जो बिहारी DNA कहकर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या जो उनके दूसरे लोग हैं, केसी त्यागी जैसे नेता भी उसको समर्थन नहीं दे पा रहे हैं। तो आप इसी से समझिए कि रेवंत रेड्डी का मुख्यमंत्री के तौर पर बैठना वो निश्चित तौर पर बड़ी खबर है, और बड़े ताकतवर नेता है। मेरा ये मानना है ना, जो इस तरह का नेता होता है वो हमेशा ये जानता है कि कहां किसको साधना है। ये ठीक बात है कि गांधी परिवार को साधते हैं, लेकिन दूसरे को साध कर वो अपने पैरेलल किसी को नहीं खड़ा करना चाहते। ताकतवर नेता आपने कहा, जरा इसको एक्सप्लेन करें। देखिए, रेवंत रेड्डी वहां के जो सबसे ताकतवर रेड्डी समाज से आते हैं। रेवंत रेड्डी कांग्रेस के उन नेताओं में है जो अकेले नेता हैं, जिनके पास अपनी भीड़ है। यानी अगर कहें कि यहाँ उनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, लेकिन उस तरह से वो भीड़ जुटाने में कारगर नहीं होते हैं। और रेवंत रेड्डी उस नेता के तौर पर है जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से सीधे तौर पर मुठभेड़ लेते रहे। धरना प्रदर्शन की बात हो, संघर्ष की बात हो, लेकिन मैं फिर यहां कहूंगा कि उनसे कम संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं किया था, उनसे कम संघर्ष बांदी संजय कुमार ने नहीं किया था। लेकिन कहते हैं ना कि मोमेंटम गेन का लाभ अंत में किसी को मिलता है। कोई ट्रिगर पॉइंट पर बैठकर उछलता है, और वो उछाल रेवंत रेड्डी को मिली। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस को सत्ता में पहुंचा दिया। बड़ी चुनौती यह भी होगी, केसीआर जिस तरह की पॉलिटिक्स करते थे, केसीआर जिस तरह से तेलंगाना को देश के एक प्रॉस्पर स्टेट में बनाकर रखे हुए थे, जिस तरह की फ्रीबीज पॉलिटिक्स करते थे, उसके मुकाबले क्या कुछ है रेवंत रेड्डी के पास, ये देखना तेलंगाना के लोगों के लिए मुझे लगता है सबसे ज्यादा नजर इसी पर होगी। अब जितनी बात रेवंत रेड्डी की हो रही है, कांग्रेस पार्टी तो ये बताएगी ना कि भाई ये राहुल गांधी का करिश्मा है, भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी है, प्रियंका गांधी ने जिस तरह प्रचार किया, सोनिया गांधी ने जिस तरीके की इमोशनल अपील की, और तेलंगाना सोनिया अम्मा इस किस्म के नारे वहां पर जो है लगा करते थे सभाओं के अंदर। तो ये सब उस अपील का करिश्मा है जो देखने को मिल रहा है। देखिए, रेवंत रेड्डी का थोड़ा सा इतिहास और डीप में जाना चाहिए। इतना ही नहीं कि वो ABP और RSS की एक पत्रिका के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन 2007 में वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुन के इंडिपेंडेंटली आते हैं। उसके बाद 2009 में जब तेलंगाना बनता है तो वो जो है लेजिस्लेटिव मतलब असेंबली में जो है वो MLA बनते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा 2015 का जो समय है वो रेवंत रेड्डी के लिए सबसे बुरा रहा था, जब वो एक रिश्वत देने के मामले में, एक MLA को रिश्वत देने के मामले में उन पे आरोप लगे थे और जेल तक गए थे। और उसके बाद किसी व्यक्ति का, ऐसी घटनाओं के बाद किसी व्यक्ति का उठ के आना, उसके बाद खड़ा हो जाना, और उसके बाद इतना प्रदेश में इतना बड़ा मैंडेट जो है वो दिलवाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सोनिया सर, थोड़ा सा तस्वीरें भी हम लोग बताते चले। सोनिया गांधी देखिए वहां पर आपको दिखाई दे रही हैं। राहुल गांधी तो पहुंचेंगे, सोनिया गांधी भी वहां पर आपको अब दिखाई दे रही है। ऐसा मैं आपको कह रहा था, वहां नेता जो थे तमाम और कार्यकर्ता, सोनिया अम्मा और राहुल अन्ना, ये नारे जो है वहां पर लगते थे। और सोनिया गांधी एक बार गई, उसके बाद फिर उन्होंने वोटिंग से पहले एक वीडियो मैसेज जारी करके भी अपील की थी कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए। और रेवंत रेड्डी के बिल्कुल साथ साथ चल रही हैं सोनिया गांधी, इस वक्त आपको दिखाई दे रही हैं। अब बड़ा कम मौकों पर वो पब्लिक अपीयरेंसेस जो है उनकी देखने को मिलती है सोनिया गांधी की, लेकिन आज यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में सोनिया गांधी का पहुंचना भी एक उनकी पार्टी के लिहाज से बड़ी बात है, और एक मैसेज देने की कोशिश है कि सोनिया गांधी एक्टिव भी हैं अभी राजनीति में, और 24 से पहले सोनिया गांधी का एक्टिव नजर आना भी बहुत जरूरी है। DK शिव कुमार वो वहां दिखाई दे रहे हैं। DK शिव कुमार को चुनाव के नतीजों के बाद वहां पर भेजा गया था, जैसे जिस दिन नतीजे आ रहे थे उसी दिन उनको वहां पर भेज दिया गया था मैनेजमेंट करने के लिए, कि कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि कुछ विधायकों को जो है सेफ गार्ड करके रखना पड़े या कहीं ले जाना पड़े। ये बात कहना भी यहाँ जरूरी है, जो लोग रेवंत रेड्डी को जानते हैं, उनका राजनीतिक व्यवहार जानते हैं, उनको कतई अच्छा नहीं लगा होगा कि उनके राज्य में उनकी सफलता को
प्रबंधित करने के लिए किसी पड़ोसी राज्य के नेता को भेजा जा रहा है। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा कि डीके शिव कुमार वहां जाकर मैनेजमेंट जैसी चीज कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी को बहुत साफ लगता है और वो एक कहते भी हैं, उनके आसपास को लोग वहां कहते हैं कि मेरे से बढ़िया मैनेजमेंट कौन कर लेगा। और अगर देखें तो सचमुच जिस आदमी का करियर इस तरह से चला रहा हो, जो एक समय में एबीवीपी में रहा, एक समय में चंद्रबाबू नायडू के बहुत नजदीकी रहा, अपनी उसकी ताकत है, उसके लिए आप अलग से ले आते हैं डीके शिव कुमार को, तो शायद वो बहुत अच्छा उनको नहीं लगा होगा। अब ये कैसे आगे बढ़ेगा, कई बार होता है ना, डीके शिव कुमार तो कहेंगे कि भाई हम जहां भी संकट में फंसती है कांग्रेस, एक ही तारणहार दिखता है और वो है डीके शिव कुमार। मुझे एक चीज़ और लगती है, ये पूरा जो आप देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें एक कोशिश और है कि जो गठबंधन बनाना चाहती है कांग्रेस सारे दलों का, वो एक तरह से ये तस्वीरें उसका भी कहीं ना कहीं मैसेज देती है कि मैंने सबको इनवाइट किया है, सारे जो दल हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, और एक तरह का गठबंधन जो बनाने की कोशिश कांग्रेस और विपक्षी दल कर रहे हैं, उसकी भी कहीं ना कहीं एक जो है वो तस्वीर, ये जो है सिग्नलिंग जिसे हम कहते हैं या फिर सिग्नल्स देना कहते हैं, वो भी इसको दिखाता है। वो तो ये डिपेंड करता है कि दिखे कौन कौन आए हैं, तब हम इस बारे में और बात कर पाएंगे। कल की बैठक में उद्धव ठाकरे की पार्टी से कोई नहीं था, ममता बनर्जी की पार्टी से कोई नहीं था, जो इंडिया अलायंस की बैठक हुई। देखिए, अनुमुला रेवंत रेड्डी के बारे में एक बात बताऊंगा कि मतलब उनके मैनेजमेंट को मानना पड़ेगा। कांग्रेस के अंदर उनका कैरियर 6 साल का है। 2017 में वो कांग्रेस में आए थे, 2021 में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और 2023 के अंदर वो मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन ये बात भी सही कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लगातार केसीआर के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किया। वो 8 बार नजरबंद हुए जब वो अध्यक्ष बने। उसके बाद से केसीआर ने 8 बार घर के अंदर नजरबंद किया। कोसी जब केसीआर परिक्रमा कर रहे थे, उसका उन्होंने विरोध किया। केसीआर के बेटे केटीआर के फार्म हाउस पे उन्होंने निजी ड्रोन उड़ा दिया था जानकारी लेने के लिए कि केटीआर अंदर क्या करते, तो उसके लिए वो 14 दिन के लिए जेल में गए थे। इसके बाद पेपर लीक के मामले को लेकर उन्होंने जड़ा आंदोलन चलाया। इसके अलावा किसानों के लिए उन्होंने बहुत आंदोलन किया, और ई टेंडरिंग के द्वारा जो एक जमीनें सेल किया राज्य सरकार ने, उसमें 1000 करोड़ का आरोप लगाकर कि घपला हुआ है। उन्होंने जमीनी स्तर पर बहुत काम किया। मुझे लग रहा है कि केसीआर को असली अगर चुनौती किसी ने प्रदेश में दी है तो रेवंत रेड्डी ने दी है। हालांकि संजय बांडी भी उन्हीं के टक्कर के थे, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष हटा दिया गया और किशन रेड्डी को भेज दिया गया, और रेवंत रेड्डी को स्पेस मिल गया। उसके बाद वो पूरा मॉब जो है वो रेवंत रेड्डी के चुनाव प्रचार, कांग्रेस की जो 6 गारंटियां थी सोनिया गांधी की दी हुई, उसको जमीनी स्तर पर पहुंचाने में रेवंत रेड्डी ने बड़ी भूमिका निभाई है। और इनके संग वाकया भी जोड़ा है, जब जेल में थे तब इनकी बेटी की शादी हुई थी, तो पैरोल पे इनको 3 दिन की छुट्टी मिली थी तब रेवंत रेड्डी की। और इनकी वाइफ जयपाल रेड्डी कांग्रेस के जो मिनिस्टर रहे, उनकी भतीजी है, उससे उन्होंने लव मैरिज की है। इनकी एक बेटी है जो हैदराबाद में रहती है, और पैरोल पे छूट के इन्होंने शादी की। तो उन्होंने जब जेल गए तो उन्होंने कहा था कि तेलंगाना से मैं केसीआर का साम्राज्य खत्म करके दम लूंगा, और मुझे लग रहा है कि वो उन्होंने पूरा देखिए, इस वक्त पूरा गांधी परिवार जो है वो मंच पर है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा, तीनों आपको मंच पर जो है नजर आ रहे हैं। तो ये गांधी परिवार की विक्ट्री के तौर पर भी इसको पेश करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। और ये अब आप संयोग कहिए, कुछ कहिए, आज ही कल में जो है शर्मिष्ठा मुखर्जी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी, उनकी किताब बड़ी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी से लेकर पूरे गांधी परिवार की राजनीति और उनकी जो कमियां हैं उस सब पर बहुत कुछ लिखा भी है। खास तौर पर उन्होंने जिक्र करते हुए ये भी कहा था कि पीवी नरसिम्हा राव को का पार्थिव शरीर जिस तरीके से एआईसीसी के दफ्तर नहीं ले जाने दिया गया, तो वो एक ऐसी चीज़ थी जिसके लिए उन्होंने कभी सोनिया गांधी को माफ़ नहीं किया। ये बात उन्होंने लिखी है। फिर राहुल गांधी को लेकर के उन्होंने तमाम बातें कही। क्योंकि हम लोग दक्षिण की राजनीति की इतनी चर्चा कर रहे हैं अभी इस वक्त, और गांधी परिवार की, तो उस परिवार में बहुत सारे एनेक्डोट्स हैं जो आपको गांधी परिवार के बारे में भी मिलेंगे। उसमें ये भी एक जगह जिक्र किया गया उस किताब के अंदर कि भाई गांधी परिवार के तमाम नेताओं के अंदर आपको एक अहंकार देखने को मिलता है, लेकिन उनके अंदर एक राजनीतिक क्षमता भी होती है। लेकिन राहुल गांधी में वो अहंकार तो है, लेकिन वो क्षमता नहीं है। मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ कि शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब में प्रणब मुखर्जी के कही हुई बातें जो लिखी हैं। देवेंद्र, हाँ, निश्चित तौर पर ऐसे समय में इस पुस्तक का आना समझा जा सकता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी बहुत सारे सवालों से जूझ रही है, और ये कितना बड़ा सवाल उनके अपने कुनबे से खड़ा होगा। और प्रणब मुखर्जी जैसा प्रतिष्ठित व्यक्ति राजनीति में जो इतने प्रतिष्ठित हो रहे हैं, कांग्रेस की राजनीति में इतने एक तरह से बहुत बड़े नेता के तौर पे लगातार ही उनकी छवि रही थी शुरू से ही। जब इंदिरा गांधी के साथ उनका एसोसिएशन बढ़ा, उसके बाद से ही लगातार उनका कद बढ़ा ही था। और उस व्यक्ति के हवाले से उनकी बेटी ये बात कहें तो समझा जा सकता है कि जिस नैरेटिव को बीजेपी लगातार ये गढ़ने की कोशिश करती है कि राहुल गांधी में क्षमता ही नहीं कि वो एक अच्छे नेता के तौर पर सामने आए, उसी को ये और आगे बढ़ाएगा। लेकिन आज तो कांग्रेस पार्टी उनको प्रोजेक्ट करती है जननायक के तौर पर। देखिए, इसमें 1-2 बातें और भी हैं। जैसे शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ये भी कहा कि राहुल गांधी, उनके फादर ने
उनसे शर्मिष्ठा मुखर्जी से ये कहा प्रणब मुखर्जी ने कि राहुल गांधी जो है वो एएम से पीएम को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। ये बात बहुत ज़्यादा आजकल चर्चा में है। दूसरा ये भी बात है कि देखिए, जब यूपीए 2 का सेकंड टर्म था, जब यूपीए का, तब ये माना जाता था कि प्रणब मुखर्जी को बढ़ा के प्रधानमंत्री के पद पे लाना चाहिए। हमने उनका काम देखा है कि प्रणब मुखर्जी जितने भी जो दल बनाए जाते थे, जो मिनिस्टर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए जाते थे, सब में प्रणब मुखर्जी जो हैं वो अध्यक्ष होते थे। और इतने बहुत सारे 10-12 ऐसे वो जो थे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थे जिसमें प्रणब मुखर्जी काम करते थे। रात में एक डेढ़ बजे तक काम करते थे, सारी फाइलें निकालते थे। बहुत ज़्यादा काम उन्होंने कांग्रेस पार्टी और सरकार के लिए किया है। ऐसे में ये जो टीस है ये तो उस परिवार में है ही कि प्रणब मुखर्जी को, और बाकी लोग भी ये मानते हैं कि प्रणब मुखर्जी अगर प्रधानमंत्री होते तो बेहतर प्रधानमंत्री होते, लेकिन क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं रहते गांधी परिवार के, शायद इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री। अच्छा, इस पुस्तक में और जो बातें, क्योंकि बड़ी विस्फोटक बातें भी हैं, हम लोग कहानी कुर्सी की में आगे उसका जिक्र करेंगे। अभी एक बार फिर जरा ये जो शपथ ग्रहण समारोह आप देख रहे हैं, फिर इस पर लेकर आपको चलते हैं और खास तौर पर राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर के बात करें, क्योंकि उनकी लीडरशिप में ये जीत मिली। ये बात तो सही है, उनकी भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण के राज्यों से ही निकली थी सबसे ज्यादा वक्त, ये बात भी ठीक है। लेकिन कोई एक नेता एक दिन एक जीत के बाद जननायक बन जाता है और फिर जब कुछ हार होती है तो फिर उसी नेता की लीडरशिप पर तुरंत सवाल खड़े हो जाने शुरू हो जाते हैं। ऐसा अमूमन होता नहीं है। अब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री से लेकर के आज प्रधानमंत्री का दूसरा टर्म और तीसरे टर्म में जाने के लिए चुनाव में जाते वक्त की हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं देखते आप किसी लीडर की। राहुल गांधी के साथ ये जो है लगातार कंपैरिजन चलता रहता है, कभी अर्श कभी फर्श। नहीं, मुझे लगता है इसमें एक ये भी बात है कि राहुल गांधी के हिस्से सफलता कम आई जब यूपीए सरकार चली गई। जब तक यूपीए सरकार रही तो राहुल गांधी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। देखिए, कई बार कहा जाता है ना, आप कोई काम कर रहे हो, उसमें सफल हो असफल हो तो आपका प्रयास देखा जाता है। लेकिन अगर आप प्रयास कोई नहीं करते हैं, सिर्फ टिप्पणी करते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, शादी ब्याह में कुछ लोग होते हैं जो बताते हैं कि अरे इसमें नमक कम है, अरे भाई ये सब्जी कम क्यों हो गई, अरे ज़्यादा लोग आ गए तो उनका इंतजाम। लेकिन कोई होता है जो काम कर रहा है, जिसको अगर 1000 लोगों को न्योता आपने दिया है, 1200 हो गए तो तुरंत तो जल्दी से कोई इंतजाम कर देता है। अब सवाल ये है कि किसकी चर्चा होगी? चर्चा उसकी होगी जो काम करता है। फिर कुछ दिन में ऐसे लोग पहचान लिए जाते हैं जो किसी भी कार्यक्रम में हर वक्त सिर्फ नुक्ताचीनी करते हैं। राहुल गांधी यूपीए सरकार के दोनों कार्यकाल में, यानी यूपीए 1 और यूपीए 2, 2004 से 9, 9 से 14 क्या करते रहे? सिर्फ और सिर्फ वो नुक्ताचीनी करते रहे। सरकार के कामों के ऊपर वो एक ऐसी अपनी छवि बनाना चाहते थे कि लगता था जैसे गॉडफादर हो, जिसको कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री से भी बड़ा कोई। अब सुपर प्राइम मिनिस्टर पहले से ही सोनिया गांधी, तो कितना कांग्रेस के कार्यकर्ता मानते। दूसरी एक जो बड़ी चीज है, एक तो हो गई जिम्मेदारी नहीं लेना, नुक्ताचीनी करना। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, उनके आसपास कोई एक व्यक्ति नहीं जो कहे पॉलिटिकल डिसीजन लेने में राहुल गांधी को कभी किसी ने कहा हो कि बड़ा अच्छा पॉलिटिकल डिसीजन ले। अचानक उन्होंने कहा सभी जगह युवक कांग्रेस के चुनाव कराएंगे। वो जब उपाध्यक्ष बने, अच्छा भाई चुनाव हो गया, अब हो उल्टा गया। उन्होंने चुनाव कराया और जितने बड़े घरों के लड़के थे, पूरे देश का हाल मैं बता रहा हूं, जो कांग्रेस की युवक कांग्रेस कुछ ठीक हुआ करती थी उसमें सब पैसे वाले आ गए, सब गाड़ियों के काफिले वाले आ गए। राहुल गांधी को लगा बड़ी सफलता हो गई, लेकिन जब चुनाव में गए तो एकदम से अचानक गायब हो गए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने आप को थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल कोशिश करेंगे। उसमें जिन जिन लोगों से वो बात कर रहे थे उनमें से कोई भी कांग्रेस सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करने की स्थिति में नहीं था। और वो कब दिखा? पहले भी दिखा, जब एनडीए की सरकार आ गई नरेंद्र मोदी की, तब भी वो दिखा कि वो रघुराम राजन, कौशिक बसु ऐसे लोगों से बात करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करते हैं। और ये जो जिसको बार बार कहा जा रहा है छवि उनकी क्यों बिगड़ जाती है, आप जरा सोचिए। प्रधानमंत्री को क्या क्या कहा गया? नीच कहा गया, मौत का सौदागर कहा गया, चाय बेचने वाला कहा गया। लेकिन ये सब टिप्पणियां क्या है? किसी व्यक्ति को चिन्हित करके अपमानित करने की कोशिश। राहुल गांधी के लिए क्या विश्लेषण आए? नवजोत सिंह सिद्धू ने सबसे पहले पप्पू कह दिया, अभी ताजा प्रधानमंत्री ने मूर्खों का सरदार कह दिया। सीधे भले न कहा हो, लेकिन इशारा वही था। अब राहुल गांधी के जो व्यवहार थे उससे जुड़ता हुआ दिखता है। वहीं पर जाकर जब जननायक बनाने की कोशिश होती है तब तुरंत जवाब आता है, कहां थे राहुल गांधी महत्वपूर्ण अवसरों पर? जब पार्टी हारती है तो ये नेता दिखता क्यों नहीं है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के नेताओं के साथ राहुल गांधी की तस्वीर क्यों नहीं दिखी? पिछली बार तो सबके साथ तस्वीर थी, जब जीते थे तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत, टाइम एंड पेशेंस, उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ, तो यहां क्यों नहीं दिखी? तो मुझे लगता है सफलता सिर्फ लेना, इसकी वजह से असफलता उनके माथे ज्यादा दिखती है, चमकती हुई दिखती है। क्या रेवंत रेड्डी ऐसी शख्सियत है जो गांधी परिवार के डिक्टेट्स पर चले? समीर जी।
मुझे लग रहा है कि रेवंत रेड्डी का बहुत लंबा अनुभव कांग्रेस के अंदर नहीं है। 2017 में आए, 6 साल में उन्होंने काफ़ी कांग्रेस को पहचाना भी होगा, कांग्रेस की कार्यशैली को पहचाना होगा, लेकिन तेलंगाना में उन्होंने एक अपनी भूमि बनाई है। तेलंगाना के अंदर कांग्रेस से ज़्यादा रेवंत रेड्डी का ज़मीनी स्तर पर काम है। मुझे लग रहा है वो देखेंगे, और कांग्रेस भी जिस दौर से गुजर रही है तो कांग्रेस कोशिश नहीं करेगी कि रेवंत रेड्डी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया जाए, जिससे वो दूसरे विकल्पों पर विचार करे। अभी 2024 का चुनाव कांग्रेस के सामने है, तो कांग्रेस सोचेगी कि रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं तो वो 2017 में तेलंगाना में बेहतर प्रदर्शन करें, और वही उम्मीद कर्नाटका में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया से करेगी। तो फिलहाल मुझे लगता है कि 2024 तक रेवंत रेड्डी को कोई बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं दिया जाएगा। अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती है, तेलंगाना में कांग्रेस को उम्मीदों के हिसाब से अगर होता है, तो निश्चित रूप से रेवंत रेड्डी एक बड़े नेता बनेंगे और उन्हें स्पेस मिलेगा। अगर कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहता है तो रेवंत रेड्डी के खिलाफ तेलंगाना में ही कांग्रेस के बड़े नेता आवाज उठाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है। రేవంత్ రెడ్డి గారు చీఫ్ మినిస్టర్ డెసిగ్నేట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. నేను యనమల రేవంత్ రెడ్డి అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధతో, అంతఃకరణ చిత్తశుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని, శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. రేవంత్ రెడ్డి అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకే తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. और इसी के साथ रेवंत रेड्डी आप तेलंगाना प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, शपथ वो ले चुके हैं। और आपने शोर सुना होगा जब उन्होंने शपथ लेते हुए अपना नाम लिया तो कितना जबरदस्त शोर वहां मौजूद जनता के बीच में उठा, और काफी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। कल तक दावा किया जा रहा था 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचेंगे। लोकप्रियता में तो कोई शक नहीं है देवेंद्र इनका। बिल्कुल सौरभ, और उसमें एक नेताओं के भीतर कही जाती है ना बात की करंट है कि नहीं, वो इनके हाव भाव को देखें, इनकी भाव भंगिमाओं को देखें, लोगों से जैसे इंटरेक्शन करते हैं वो सीधे सीधे समझ में आता है कि वो स्पार्क इनके अंदर मौजूद है, और उसका इन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया। और कांग्रेस पार्टी की भी ये सफलता है सौरभ कि उन्होंने एकदम से इनको फ्री हैंड दिया। आप सोचिए कि कुछ साल पहले ही जो व्यक्ति आपकी पार्टी में आया हो और आपके पास ज़्यादा सीनियर और सीजन लोग, उत्तम रेड्डी जैसे लोग मौजूद हों, उस कंडीशन में भी इनको इतना फ्री हैंड देना कांग्रेस पार्टी की रणनीति के लिहाज से देखें तो एक बड़ा बोल्ड फैसला था, और उस फैसले ने इस प्रकार का रिजल्ट दिया। क्योंकि अगर आप फ्री हैंड ना दें तो फिर नेताओं को दिक्कत होती है, इनके जैसे नेताओं को तो बहुत दिक्कत होती है। और संसाधन इसके पास सौरभ बहुत ज़्यादा है, अपने संसाधनों का भी इन्होंने खूब इस्तेमाल किया था पार्टी के कार्यक्रमों के लिए, और एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जिसमें बीजेपी ने जो स्टार्ट लिया था कि केसीआर के खिलाफ करप्शन, परिवारवाद, इन सारे मसलों को कांग्रेस पार्टी ने बाद में ज़्यादा बखूबी तरीके से अपने हक में इस्तेमाल किया केसीआर के खिलाफ माहौल बनाने को लेकर, और आज सफलता
शानदार सफलता एक तरह से कहे तो हाजिर है। हमें बताया जा रहा था, कांग्रेस पार्टी कुछ नेताओं ने बताया कि रेवंत रेड्डी को हालांकि ये कहा गया है कि आपको सबको साथ लेकर चलना है, क्योंकि उन लोगों को ये अंदेशा है कि इतने एग्रेसिव लीडर हैं कि ऐसा ना हो कि थोड़े दिनों में अनरेस्ट शुरू हो जाए। लेकिन लगता नहीं, क्योंकि उनको उनके ऊपर भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी हासिल हुई है और इतनी बड़ी सफलता हासिल हुई है, तो कम से कम आगे कुछ सालों तक तो ठीक ही रहेगा। सबको साथ लेकर चलने का मतलब ये कहीं ये भी तो नहीं था कि भाई दिल्ली को भी साथ लेकर चलिएगा। दिल्ली को उन्होंने ऑलरेडी सौरभ साथ रखा है। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि राहुल गांधी के जितने कार्यक्रम होते थे वो बहुत बड़े कार्यक्रम करते थे और उसमें भरपूर संसाधन खर्च करते थे। इसके अलावा कोई भी दूसरा नेता उन्हें फ़ोन भी करे वो उसकी सुनते नहीं थे। और मुझे समझ में आ सकता है कि किस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस पार्टी में आने के साथ ये भांप लिया था कि अगर आप राहुल गांधी को खुश रखोगे तो किसी और की परवाह करने की जरूरत नहीं। चंद्रबाबू नायडू के साथ उन्होंने काम किया तो उससे उनको ये अंदाजा तो है कि एक बड़े नेता के साथ काम करना, और बहुत पसंद करते थे चंद्रबाबू नायडू इनको, तो एक बड़े नेता के साथ काम करने का अनुभव है जो कि मेरे ख्याल से इसमें भी काम आएगा। जी सभी जी, मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी के को इस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने तेलंगाना को लेकर अच्छा निर्णय लिया। 9 महीने पहले रेवंत रेड्डी के खिलाफ वहाँ के स्थानीय नेताओं ने बड़ा विद्रोह कर दिया। तो ये कहा था कि ये अधिनायकवाद है और बिल्कुल निरंकुश शासन चल, मतलब अध्यक्ष कार्यकाल कर रहे हो, किसी की सुनते नहीं है। दिल्ली में लगभग ये निर्णय हो गया था कि इन्हें प्रदेश अध्यक्ष हटा दिया जाएगा। राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति थे जो अड़े रहे कि नहीं रेवंत रेड्डी रहेंगे, और राहुल गांधी के फेवर करने के कारण ही वहाँ प्रदेश अध्यक्ष बचे रहे। मुझे लगता है अगर राहुल गांधी उस समय स्थानीय तेलंगाना के नेताओं के, वो केंद्र के कुछ कांग्रेस के नेताओं के कहने में आ जाते और रेवंत रेड्डी को हटा देते, तो शायद आज तेलंगाना भी उनकी सरकार नहीं होती। तेलंगाना में सरकार बनाने में उनके कार्यशैली की एक बड़ी भूमिका रही है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले आंध्र प्रदेश का चुनाव जो होने वाला है 2024 में, उसमें भी ये बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आंध्र प्रदेश में इन्होंने बहुत जमीनी स्तर पर काम किया था जब ये टीडी में हुआ करते थे। तो आंध्र प्रदेश की राजनीति को भी बहुत समझते और टीडीपी में लंबे समय रहे, तो तेलुगु देशम पार्टी के कई बड़े नेता इनके संपर्क में। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस इन्हें सिर्फ तेलंगाना में नहीं, अब मुख्यमंत्री बनने के बाद इनकी नज़र आंध्र प्रदेश में भी होगी कि वहाँ पर किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए और विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जाए। तो मुझे लग रहा है इनकी भूमिका आंध्र प्रदेश में भी हमें देखने को मिलेगी। ये अधिनायकवाद की जहां तक आपने बात की और इनकी स्टाइल ऑफ वर्किंग जो है वैसी लोग बताते हैं, जैसे अभी देवेंद्र कह रहे थे, बड़े अग्रेसिव किस्म के नेता हैं जो अपने फैसलों पर डटे रहने पे भी यकीन रखते हैं और ज़्यादा सुनना किसी की शायद पसंद ना करते हो। लेकिन शायद ये दक्षिण के तमाम राज्यों में आपको ये देखने को मिलता भी है, सुप्रीमो सिंड्रोम इसको, जिसको आप कह सकते हैं। तो वहाँ पर लगभग हर प्रदेश में ऐसा है। देखिए, दक्षिण भारत में हम लोग तमिलनाडु में अक्सर कहते हैं एमजीआर से लेकर जयललिता तक, करुणानिधि तक, और आंध्र प्रदेश में हमें याद है कि जगन मोहन के पिताजी जब उनका दुखद निधन हुआ था तो कई लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। वहाँ नेता को भी कुछ सेलिब्रिटी स्टेटस दे देते हैं और वो होता भी है। तो मुझे लगता है कोई भी नेता जब इतना बड़ा होता है तो दक्षिण भारत का एक मूल स्वभाव भी होता है और अच्छा ही है, ये कोई बहुत बुरा नहीं है अगर कोई नेता इतना मजबूत हो रहा है। संकट बस एक ही है, संकट ये है कि रेवंत रेड्डी का अपना स्वभाव ऐसा नहीं है। देखिए, रेवंत रेड्डी, कई लोग कह रहे हैं कि जैसे हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेस से यहाँ आ गए वैसे ही ये मसला है, ऐसे मसला नहीं है। मूल रूप से रेवंत रेड्डी की जब राजनीतिक यात्रा शुरू होती है उसके बाद उनको अवसर लगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो बनी नहीं पाएगी यहाँ, तो तुरंत वो बदल देते हैं और टीडीपी में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि तब टीडीपी बहुत चढ़ी हुई थी, लगता था कि चंद्रबाबू नायडू से बड़ा नेता कोई देश में नहीं होगा। उस वक्त उन्होंने जो साइबराबाद बनाया था और लग रहा था कि वही आगे जाएंगे। हालांकि अटल जी की सरकार भी गई, चंद्रबाबू नायडू भी गए और वो इतिहास बन गए। उसके बाद वो कांग्रेस की तरफ आते हैं। कांग्रेस वहां पर जो एक कहते हैं ना कि ऑल्टरनेट क्या है, विकल्प क्या है, तो दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य की जनता को विकल्प के तौर पर कोई खोज रहा था। भारतीय जनता पार्टी उसमें लैग कर गई, कांग्रेस आगे बढ़ रही थी, कांग्रेस के साथ रेवंत रेड्डी जुड़ते। अब क्या ये सिंड्रोम लोकसभा चुनाव के बाद बना रहेगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जब उस समय खड़े होंगे तो फर्क होगा। भारतीय जनता पार्टी 6.88 से 13+ % पर खड़ी है, तो मुझे लगता है कि राजनीति बहुत बदलेगी। लेकिन ऐसी कोई मुश्किल इसलिए भी नहीं होने वाली है, जो अभी देवेंद्र कह रहे हैं कि अपने निजी संसाधन का भी बड़ा उपयोग किया। अभी रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के संसाधनों की पूरे देश में चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी को बहुत आवश्यकता है। बेंगलुरु और हैदराबाद ये चुनाव के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं लगता कि दोनों में से किसी की ऐसी नासमझी होगी, और हम लोग को आज के दिन ये बात करनी भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत शानदार सरकार चले, बेहतर हो राज्य के लोगों का, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। अगर बाद में कुछ ऐसा होता हुआ दिखेगा तो उस पर जरूर टिप्पणी करनी चाहिए। आपने जो संसाधनों वाली बात कह दी, तो पूरे चुनाव में हमने देखा ना, प्रधानमंत्री बताते रहे, बीजेपी के और नेता भी, कि कौन सा प्रदेश कांग्रेस का एटीएम है, ये गांधी परिवार का एटीएम है। अब मैं नहीं कह रहा हूं एटीएम है, लेकिन देखिए वही एटीएम वाला जो था उसी ने अशोक गहलोत और भूपेश बघेल का अहंकार बढ़ा दिया था।
बड़े कांग्रेस के जो नेता विश्लेषक हैं कहते हैं कि किचन तो अशोक जी चलाते थे कांग्रेस का, और जब चुनावी मसला आता था तो भूपेश जी चलाते थे। गुजरात में इसीलिए अशोक गहलोत को प्रभारी बनाया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति, खास करके अशोक गहलोत के संदर्भ में कहें तो उनका बरसों का अनुभव था दूसरे तरह की राजनीति। रेवंत रेड्डी अभी की राजनीति से उठे, मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर कोई ऐसी अहंकार वाली भावना तुरंत आएगी, लेकिन चूंकि वो एक इंडिपेंडेंट लीडर के तौर पर उठे, कोई कैडर से उनका बहुत नहीं रहा, चूंकि कैडर तो इतने बदल चुके हैं कि वो भी आदमी भ्रम में पड़ जाएगा। तो मुझे लगता है लेकिन यहां राहुल गांधी को 100% बधाई देनी चाहिए, शुभकामनाएं देनी चाहिए। और राहुल गांधी ने जिस तरह से, मैं फिर से कह रहा हूं, रेवंत रेड्डी का करिश्मा है, विकल्प खोज रही थी जनता, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से नरेंद्र मोदी से लड़ रहे थे, ठीक। उसने एंटी मोदी वोटर्स को कांग्रेस के साथ खड़ा कर। चलिए, तेलंगाना की बात हमने की, अब जरा बाकी प्रदेशों की हम बात करें। राजस्थान में जो घटनाक्रम कल हुआ है उसको लेकर के इस वक्त एक किस्म से आप कहिए कि राजस्थान की राजनीति में तो बीजेपी में हड़कंप